बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। सेकेंड ईयर बायोलॉजी नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नर्वस कोऑर्डिनेशन को देखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे हार्ट के लिए आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी यूरिन वगैरह के लिए आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसी तरह लंग्स के लिए आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, जीआईटी के लिए आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं जिनका एक जो है मेन ऑर्गन या कॉम्पोनेंट होता है। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है, किडनी, रिस्पायरेटरी सिस्टम में आता है लंग, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है स्टमक, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आ जाता है हार्ट। इसी तरह जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट आता है वो आता है ब्रेन। अब हम पढ़ रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, यानी कि ब्रेन की ही बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि दो ऑर्गन्स का मिल के आपस में काम करना, उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर नर्वस कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स सिवाय स्पंजिस के सारे एनिमल्स जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब स्पंजिस नर्वस कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करते? स्पंजिस के पास नर्वस सिस्टम भी नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी नहीं होता कोई, और ना ही कोई इंटरनल ऑर्गन होते हैं स्पंजिस के पास। तो इस वजह से स्पंजिस जो है कोई नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं करते। फाइलम पॉरीफेरा को बिलोंग करते हैं, जो कि सबसे पहला फाइलम था पॉरीफेरा, यानी कि इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर क्या होता है, पोर्स होते हैं। ऑस्टिया स्मॉल पोर होता था, ऑस्कुलम लार्ज पोर होता था, जहाँ से एग्जिट होती थी, और ऑस्टिया से एंट्री होती थी फूड पार्टिकल की। फाइलम पॉरीफेरा के एग्जांपल में आते थे स्पंज, ये सबसे पहला फाइलम था। तो ये जो ऑर्गेनिज्म थे ये बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव थे, यानी कि इतने एडवांस नहीं थे, तो इस वजह से इनके पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं था। फाइलम पॉरीफेरा के बाद आया फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया के एग्जाम्पल में आता है हाइड्रा और जेलीफिश। हाइड्रा और जेलीफिश के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता था वो होता था डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस। ये नर्वस सिस्टम ऐसा डिफ्यूज टाइप, यानी कि अगर ये हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो इस तरह से जाल की तरह पूरा फैला हुआ होता था। अगर एक जगह से कोई भी स्टिमुलस इसको अटैच हो तो इसकी पूरी बॉडी के अंदर मैसेज ट्रेवल करता था, और ये पूरी बॉडी जो है रिस्पॉन्स जनरेट करती थी। तो इसको हम कहते थे डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होते गए, फिर सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम भी आ गया, जिसमें ब्रेन भी है। फिर ब्रेन के फर्दर जो है सेल भी है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो फाइलम पॉरीफेरा के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं था, तो इसमें कोई नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती थी। जबकि फाइलम नाइडेरिया में नर्वस कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से नर्वस सिस्टम स्टार्ट होना शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी कोई ब्रेन नहीं था, सिर्फ क्या थी, नर्व वेजल, जिनका नेटवर्क पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ था, डिफ्यूज था। अगर कोई भी स्टिमुलस यहाँ कर अटैच होता था तो पूरी बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट कर। ऑल एनिमल एक्सेप्ट स्पंजिस यूज अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल क्या होते हैं, न्यूरॉन्स को कहते हैं। नर्वस सिस्टम का जो ऑर्गन है वो ब्रेन है। अब ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो कहलाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। तो न्यूरॉन एक वाहिद सेल है जो फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब इनको क्या कहते हैं, नर्व सेल भी इन्हीं को कहा जाता है। क्या करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन को जमा करते हैं बॉडी की कंडीशन के हवाले से। अगर कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई भी इनको मैसेज मिलता है तो इसको जमा करते हैं, देन क्या करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं, यानी कि उसको पढ़ता है, समझता है ब्रेन, जवाब तैयार करता है, फिर उस इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गन से जोड़ता है। कैसे जोड़ते हैं, वो रिस्पॉन्स जो है सेंड करते हैं किसको, बॉडी की मसल को या ग्लैंड को। ये सारा सिस्टम कैसे होता है, ये पिछले जो पहला चैप्टर होमियोस्टेसिस का अपलोड किया था उसमें भी रिसेप्टर के बारे में पूरा था, तो मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ। जो कहानी है कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर जैसे रिसेप्शनिस्ट से निकला है, जैसे रिसेप्शन पे कोई होता है एक इन्फॉर्मेशन को लेकर अंदर प्रिंसिपल तक पहुंचाता है, इसी तरह ये रिसेप्शनिस्ट से वर्ड निकला है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी चेंज। अगर कोई भी चेंज आता है बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर, तो रिसेप्टर क्या करते हैं, उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद वो मैसेज देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि दोनों चीजें जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैसेज गया सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, रिसेप्टर के जरिए। ब्रेन ने उस मैसेज को पढ़ा, समझा, जवाब तैयार किया, देन उस मैसेज को ट्रांसफर किया मोटर न्यूरॉन। फिर वो मोटर न्यूरॉन के जरिए वो मैसेज पहुंचते हैं इफेक्टर के पास। इफेक्टर या तो मसल होते हैं या ग्लैंड होते हैं, उसको उसके नतीजे में रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है। रिसेप्टर के अंदर जो भी न्यूरॉन पाए जाते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन ही रिसेप्टर हैं जो इन्फॉर्मेशन को बाहर से रिसीव करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, देन वो मैसेज देते हैं ब्रेन को। ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन है जो इस मैसेज को रिसीव करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, देन जवाब तैयार करते हैं, फिर वो रिस्पॉन्स किसको सेंड करते हैं, मोटर न्यूरॉन को। देन मोटर न्यूरॉन से रिस्पॉन्स कहाँ आते हैं, इफेक्टर के पास, किसी मसल या ग्लैंड के पास। जैसे अगर मेरे हाथ पर कोई गर्म चीज लग जाती है तो थर्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। थर्मो रिसेप्टर में कौन सा न्यूरॉन होगा, सेंसरी, क्योंकि सेंसेशन ही आ रही है हाथ में, तो वो सेंसेशन को सेंड करेगा कहाँ, ब्रेन के पास। ब्रेन मैसेज देगा मेरे मसल को या ग्लैंड को, मसल को यहाँ मैसेज देगा कि फौरन से हाथ को
हटा लो तो इस तरह से पूरा पाथवे चलता है। रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक का जो पाथवे होता है ये एफरेंट पाथवे कहलाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इफेक्टर तक का पाथवे होता है ये इफरेंट पाथवे कहलाता है। इस पाथवे के बारे में बात है। तो रिसेप्टर के पास जो भी न्यूरॉन होता है वो सेंसरी होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो न्यूरॉन होता है वो इंटर न्यूरॉन होता है, और इफेक्टर के पास जो न्यूरॉन आकर खुलता है इफेक्टर के अंदर वो मोटर न्यूरॉन होता है। तो ये 3 टाइप के न्यूरॉन्स भी होते हैं। अब यहाँ पर है स्टेप इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का वो सिस्टम जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। अब देखो ब्रेन से जो भी मैसेज जाता है ना वो किस फॉर्म में जाता है ये हमें पता होना चाहिए। ब्रेन के अंदर जो भी मैसेज ट्रैवल करता है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ट्रैवल करता है, यानी कि अगर पहले तो देखते हैं बॉडी के अंदर जो भी मैसेज जाता है उसको हम कहते हैं इम्पल्स। अब ब्रेन से मैसेज जा रहा है, न्यूरॉन्स के अंदर जो भी मैसेज ट्रैवल करता है वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कौन सी इम्पल्स होती है, इलेक्ट्रिकल। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन से जा रही होती है, लेकिन एक्सॉन के टर्मिनल पर जब पहुंचे वहां से केमिकल रिलीज होते हैं जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक नर्व इम्पल्स में पढ़ेंगे। तो वहां पर देखो एक केमिकल भी रिलीज हो रहा है इस इम्पल्स के दौरान, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, पूरा इसका जो नाम है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्स। मैसेज जो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से आता है, जो पूरा नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसके अंदर जो मैसेज ट्रैवल करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्स। नर्व यानी कि दिमाग से कोऑर्डिनेशन चल रही है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर भी करते हैं और केमिकल की भी जरूरत पड़ती है कुछ आयंस वगैरह की, और इम्पल्स किसको कहते हैं, हम मैसेज को कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्स इज अ मैसेज विच जनरेट फ्रॉम द ब्रेन। अच्छा, यहाँ इन्होंने बता दिया इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल की फॉर्म में मैसेज आते हैं नर्वस सिस्टम से, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन का एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है, एक फंक्शनल यूनिट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। यहाँ लिखा है कि फंडामेंटल यूनिट है नर्वस सिस्टम का क्या, न्यूरॉन। लेकिन एक न्यूरॉन के अंदर ये 5 फंक्शन परफॉर्म करने की सलाहियत होनी चाहिए। पहला, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सके। कहाँ से रिसीव करे, या इंटरनली या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिसीव करे या किसी और न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव करे। यानी कि एक न्यूरॉन के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सके। तो वो कौन सा न्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, वो सेंसरी न्यूरॉन है। अब ये आगे किस न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन देगा, इंटर न्यूरॉन को। तो इंटर न्यूरॉन भी इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने की सलाहियत रखता हो। फिर इंटर न्यूरॉन बदले में रिस्पॉन्स किसको देता है, मोटर न्यूरॉन को। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ जा रही है, ट्रेवल करी और ये रिसीव कर रहा है और ये इन्फॉर्मेशन को पहुँचा रहा है। तो न्यूरॉन के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि एक न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा सके और दूसरा न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सके। इसी तरह सेंसरी न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन रिसीव कहाँ से की, स्टिमुलस से। स्टिमुलस का मतलब होता है एनी चेंज, कोई भी चेंज आ जाए। तो सेंसरी न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन रिसीव की इंटरनली या एक्सटर्नली या किसी और न्यूरॉन से, ठीक है। अच्छा, जैसे इन्फॉर्मेशन रिसीव की गई, अगर सेंसरी न्यूरॉन है इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा तो किसी स्टिमुलस से करेगा। इंटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव करे तो कहाँ से करे, सेंसरी न्यूरॉन से ले रहा है वो इन्फॉर्मेशन। और इंटर न्यूरॉन जो है इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसे रिस्पॉन्स जनरेट करके किसको देते हैं, मोटर न्यूरॉन को। तो मोटर न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है रिस्पॉन्स, वो कहाँ से रिसीव करता है, इंटर न्यूरॉन। अब वो कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं डेंड्राइट, जो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला है इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन इट रिसीव्स एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके भी रखे एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, और क्या करे, बदले में एक एप्रोप्रिएट आउटपुट सिग्नल भी जनरेट करे। जैसे इंटर न्यूरॉन इससे इंफॉर्मेशन लेता है और बदले में रिस्पॉन्स जनरेट करके मोटर न्यूरॉन को देता है, फिर मोटर न्यूरॉन आगे जाकर मसल या ग्लैंड को मैसेज देते हैं। तो ये न्यूरॉन के अंदर एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। कंडक्ट द सिग्नल टू इट्स टर्मिनल एंडिंग विच मे बी सम डिस्टेंस अवे। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स के यहाँ पर होते हैं न्यूक्लियस, और यहाँ ये बॉडी जो कहलाती है सोमा होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एक्सॉन। अब इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ इस न्यूरॉन के एंड तक भी ट्रेवल कर सके। न्यूरॉन के अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए। तो एक्सॉन टर्मिनल, ये जो टर्मिनल एंडिंग है ये एक्सॉन टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब होता है एंड। ट्रांसमिट द सिग्नल टू द अदर नर्व सेल, ग्लैंड और मसल, या अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके दूसरे नर्व सेल के पास। ये सारे नर्व सेल भी कहलाते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। या फिर ये जैसे मोटर न्यूरॉन है किसको मैसेज ट्रांसफर कर सके, मसल या ग्लैंड को। अगर ये दूसरे न्यूरॉन या दूसरे नर्व सेल को मैसेज दे रहे तो कौन कौन से न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन दे रहे हैं इंटर न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन दे रहे हैं मोटर न्यूरॉन को। अब मोटर न्यूरॉन फर्दर आगे किसी न्यूरॉन को मैसेज नहीं देता, मोटर न्यूरॉन आगे किसको मैसेज देता है, किसी मसल या ग्लैंड को। Coordinate the metabolic activities that maintain the integrity of the cell,
यहाँ लिखा है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको आपस में कनेक्ट करके रखे ताकि सेल्स के बीच में जो कनेक्शन है वो मेंटेन रहे। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना या किसी चीज़ का जुड़ना। तो मेटाबॉलिज्म में दो आती हैं, एक आती है एनाबॉलिज्म, दूसरी आती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का मतलब है चीज़ें टूटती हैं, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन होती है। और एनाबॉलिज्म के अंदर छोटे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, फॉर्मेशन होती है और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। तो यहाँ लिखा है मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए। अब देखो, सेंसरी न्यूरॉन के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, ये इन्फॉर्मेशन इंटर न्यूरॉन तक पहुँचा रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों सेल आपस में क्या है, इंटीग्रेट है। इंटीग्रेट का मतलब आपस में कनेक्शन में है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक जो जा रही है वो किस वजह से जा रही है? वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से जाती है। जैसे न्यूरॉन के जो ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, जो कि क्या करता है, एटीपी बनाता है, यानी कि क्या बनाता है, एनर्जी। इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। देखो, एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा था, पहले बाहर क्या होती है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर क्या होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ये भी एक सेल है ह्यूमन का, मैमल का, तो इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही होगा। ये बाहर इसकी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो डेंड्राइट के बाहर यहाँ पर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन के बाहर है उसको हम कहते हैं न्यूरोलीमा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के लिए एक और वर्ड भी हम यूज़ करते थे, प्लाज्मा लीमा। लीमा का मतलब क्या होता था, मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है तो हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलीमा। इसी तरह एक्सॉन, अगर ये एक्सॉन के पास सिर्फ इसकी मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक्सोलीमा। तो लीमा का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन। अभी बाहर क्या आ गई, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बाद यहाँ अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है और यहाँ पर भी क्या होता है, सारा साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर हमें पता है सारे क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गेनेल होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो प्रोटीन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एटीपी बनाता है, गोल्गी बॉडीज होते हैं जो क्या करता है, इस प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन भी कराता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो उसके बाद यहाँ बीच में क्या आ जाता है, न्यूक्लियस। तो ये पूरे सेल का स्ट्रक्चर, जो न्यूरॉन के सेल का स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा होता है। ये जो हम सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन से सेल का स्ट्रक्चर होता है, ये एग का होता है, जो फीमेल के अंदर ओवरीज के अंदर जो ओवम और एग बनते हैं, ये उनका स्ट्रक्चर होता है। बाकी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं, लिवर का सेल ले लो, उसके अंदर भी ऐसे स्ट्रक्चर होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, उसमें ऑर्गेनेल होगी, फिर न्यूक्लियस होगा। अगर हार्ट का सेल ले लो, उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा होगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ब्रेन है, ब्रेन के अंदर उसका एक सेल देख रहे हो तो उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। अब इन्होंने क्या कहा, अच्छा अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब देखो यहाँ जो इसके अंदर इम्पल्स ट्रांसफर होगी, ऑब्वियसली उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तभी वो अपनी इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, तभी न्यूरॉन काम कर सकता है। अब एनर्जी कौन जनरेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बनाकर, एटीपी। अब माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी कैसे बनाता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आता है, ग्लूकोज को तोड़ता है और जिसके नतीजे में क्या बनता है, एनर्जी। यानी कि यहाँ पर क्या चल रही होती है, सारी ग्लाइकोलाइसिस चल रही होती है। तो इस तरह ये सारे फंक्शन जो है यहाँ पर भी चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जितना भी एक सेल के अंदर जो फंक्शन चल रहा है वो आगे वाले सेल के साथ कनेक्ट होता है और पीछे वाले सेल के साथ भी कनेक्ट होता है। यहाँ न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स आई, इम्पल्स के जरिए यहाँ पर एटीपी बना, एटीपी की वजह से अब मैसेज आगे ट्रांसफर हो, मैसेज आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो यानी कि यहाँ जो मेटाबॉलिज्म हुआ था, चीज़ें जो टूटी थी या बनी थी, वो उसको इसके मैसेज को, इसके सेल को दूसरे सेल के साथ क्या कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का आपस में क्या होता है, लिंक होता है, जो सेल को आपस में क्या करता है, जोड़ कर रखता है। तो ये इसके 5 स्टेप थे। पहला इन्फॉर्मेशन रिसीव करने की सलाहियत, तो दूसरा इन्फॉर्मेशन को क्या करे, वो एक सेल से दूसरे सेल के साथ जोड़ भी सके। तीसरा इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ से रिसीव कर रहा है तो उसे एंड तक भी पहुँचा सके। तो एंड तक कैसे पहुँचाया जाता है, एनर्जी के जरिए। ट्रांसमिट द सिग्नल टू द अदर नर्व सेल, और अपने सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन या दूसरे नर्व सेल तक भी पहुंचा सके और मसल और ग्लैंड तक भी पहुंचा सके, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट कर सके, जिसकी वजह से सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। आगे लिखा हुआ है जो रिसेप्टर है इनको ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। डिटेक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ अ स्टिमुलस, स्टिमुलस से जो भी मैसेज रिसीव करता है, कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन करता है। इस वजह से हम इस सेंसरी सेल को क्या कहते हैं, सेंसरी रिसेप्टर भी कहते हैं। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन
सेंसरी रिसेप्टर या सेंसरी सेल ये जो है ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज न्यूरॉन होते हैं या एपिथेलियल सेल होते हैं। या तो ये सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं सेंसरी ऑर्गन के अंदर। सेंसरी ऑर्गन क्या है, हमारी आई है, आँख जिससे हम देख सकते हैं, एयर जिससे सुन सकते हैं, नोज जिससे सूंघ सकते हैं, जबान जिससे टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह ये हमारे क्या है, सारे सेंसरी ऑर्गन है जिनके अंदर जो भी न्यूरॉन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। जितने भी रिसेप्टर होते हैं यहाँ लिखे, वो सारे रिसेप्टर क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर होते हैं। ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एक सिग्नल को कन्वर्ट करे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे मेरे हाथ पे कोई चीज़ लगी, मुझे क्या हुआ, पेन हुआ, जैसे सुई चुभ गई तो पेन हुआ। अब वो जो पेन था ना, वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से ट्रेवल करेगी ब्रेन तक। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पेन हो रहा है तो वो पेन ही ट्रेवल करता हुआ जाएगा, हर जगह मुझे पेन होगा। तो उस पेन को कन्वर्ट किया किसके अंदर, इम्पल्स के अंदर। कौन सी इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। यानी कि किसने उस इम्पल्स को, उस मैसेज को, पेन को इम्पल्स के अंदर किसने कन्वर्ट किया, रिसेप्टर ने। रिसेप्टर क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन ही होते हैं। ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी दे डिटेक्ट ट्रांसड्यूस। अब हमारी सेंस के हिसाब से, ट्रांसड्यूस के हिसाब से, जैसे कौन कौन सा जो स्टिमुलस आ रहा है उस हिसाब से यहाँ पर जो है 5 रिसेप्टर है। पहला है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर क्या होता है, कब एक्टिवेट होता है, जब कोई फिजिकल डिफॉर्मेशन हो जाए। जैसे कोई एक मैसेज आए प्रेशर का, टच का, स्ट्रेच का, मोशन का या साउंड का। जैसे कोई आवाज़ आई, हमें दर्द हो रहा है या कोई कहीं किसी जगह से मूव कर रहा है, तो इस वजह से जो हमें फीलिंग्स आती हैं, जैसे किसी की बॉडी में कोई चीज़ मूव कर रही है या कोई मच्छर वगैरह मूव कर रहा है तो उसको फीलिंग्स आती हैं, तो वो किस वजह से आती है, मैकेनो रिसेप्टर की वजह से। और फिर वो जल्दी से क्या करते हैं, हाथ को हटाता है। तो ये जो मैकेनो रिसेप्टर होते हैं ये उस प्रेशर को, अगर कोई हाथ पे चढ़ गया, पैर पे चढ़ गया, उस टच को किसी ने अगर टच किया है, या उस स्ट्रेच को, जैसे कोई अगर स्ट्रेचिंग हो गई है किसी वजह से, या कोई मोशन है या कोई साउंड है, उसको फिर कन्वर्ट किसके अंदर कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर, जो हमारे ब्रेन तक जाती है। ब्रेन से इंटरन्यूरॉन पड़ता है, फिर इंटरन्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को मैसेज देता है, देन मोटर न्यूरॉन हमारे इन ऑर्गन को मैसेज देता है, फिर हम उसके नतीजे में रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। जैसे अब मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आई, मैंने किससे सुना, कान से। जैसे मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आई तो मैंने किससे सुना, कान से, ईयर से। अब मुझे पता है ईयर क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है जिससे मैं सुन सकती हूँ। क्या सुन सकती हूँ, साउंड की आवाज़। अब साउंड की जो आवाज़ मैंने सुनी वो किस तरह से सुनी, कौन से रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया, तो वो रिसेप्टर क्या है, मैकेनो रिसेप्टर। अब ईयर है, कान है, कान क्या एक सेंसरी ऑर्गन है जो क्या रिसीव करते हैं, साउंड। अब इस साउंड रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर चाहिए, वो कौन सा रिसेप्टर होता है, मैकेनो रिसेप्टर। अब मैकेनो रिसेप्टर, जैसे मैंने क्या किया, एयर के जरिए साउंड सुना, मेरे मैकेनो रिसेप्टर ने उस साउंड को रिसीव किया, फिर उसको इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट करके किसको मैसेज दे देंगे, ब्रेन को दे देंगे। अब ब्रेन बदले में क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। ब्रेन के अंदर कौन से न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन। मैकेनो रिसेप्टर कौन से न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन। अभी इंटर न्यूरॉन बदले में क्या करेंगे, मोटर न्यूरॉन को मैसेज देंगे, फिर मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इफेक्टर या ग्लैंड या मसल को मैसेज देगा। अब यहाँ पर क्या है, मसल है मेरा, कान। कान क्या है, यहाँ पर मसल है, इसको मैसेज देगा। या फिर मेरे हैंड या लेग्स को मैसेज देगा कि मुझे किस तरह मूव करना है। अगर साउंड की आवाज़, जैसे कुछ गिर जाता है तो मैं फ़ौरन से उस तरफ जाऊंगी। अगर कोई चीज़ गिरी है तो मेरे मसल मूव कर रहे हैं। तो मैसेज किसने दिया था, रिसीव किसने किया था, मैकेनो रिसेप्टर ने, और बदले में रिस्पॉन्स किसने दिया, मोटर न्यूरॉन ने। अब जैसे यहाँ पर है पेन रिसेप्टर, जिनको नोजी रिसेप्टर भी कहा जाता है। ये कब होता है, जब कोई टिश्यू वगैरह डैमेज हो जाता है तो पेन होने लगता है। तो पेन किस वजह से होता है, इन पेन रिसेप्टर की वजह से होता है। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं, इस इम्पल्स को रिसीव करते हैं, ऐसा पेन, जिसकी वजह से कहा जाता है पेन रिसेप्टर और नोजी रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर हमने डिटेल में पढ़ा है पिछले चैप्टर में, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। थर्मो रिसेप्टर वो होते हैं जो चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं, बच्चे क्या लिखते हैं, टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, थर्मोमीटर होता है। और चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट कौन करते हैं, थर्मो रिसेप्टर। अगर चेंज आ जाए टेम्परेचर के अंदर तो कौन डिटेक्ट करता है, थर्मो रिसेप्टर। तो ये एक छोटी सी कन्फ्यूजन है जो बच्चों को रहती है। टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है थर्मोमीटर, और चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है थर्मो रिसेप्टर। इसी तरह अगर चेंज आ जाए टेम्परेचर के अंदर, या ज़्यादा गर्मी हो जाए, ज़्यादा ठंड हो जाए, तो थर्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, जो कि सेंसरी न्यूरॉन है। ब्रेन को मैसेज देंगे, फिर ब्रेन बदले में मैसेज देते हैं किसको, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन मसल या ग्लैंड को मैसेज देते हैं। जैसे गर्मी हो जाए, टेम्परेचर का लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए,
तो कौन से रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया? थर्मो रिसेप्टर ने। थर्मो रिसेप्टर किसको मैसेज देंगे? ब्रेन को। ब्रेन के अंदर कौन से न्यूरॉन है? इंटरन्यूरॉन। ठीक है। अब थर्मो रिसेप्टर कौन से न्यूरॉन थे? सेंसरी न्यूरॉन। अब इंटरन्यूरॉन से मैसेज कहाँ आता है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे? मैसेज देंगे किसको? मसल या ग्लैंड को। तो यहाँ मैंने बात की ग्लैंड की। ग्लैंड में कौन से आ गए? स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे और पसीना ज्यादा निकालेंगे, पर्सपायरेशन करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाएगा। उसके बाद है कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर से समझ में आ रहा है कि जो केमिकल को डिटेक्ट करेंगे। अब केमिकल कौन कौन से आ सकते हैं इसमें? देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एक ऑस्मो रिसेप्टर है, दूसरा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। ऑस्मो रिसेप्टर ह्यूमन के ब्रेन के अंदर होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस। ये डिटेक्ट करते हैं चेंज, टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन कितनी है ब्लड के अंदर, स्टिमुलेट थर्स्ट कराता है जब ऑस्मोलैरिटी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जब ब्लड के अंदर क्या होगा? सॉल्ट का लेवल बढ़ जाएगा। जब भी ब्लड के अंदर सॉल्ट का लेवल इंक्रीज हो जाए, यानी कि सॉल्ट क्या, ब्लड क्या हो जाए? कंसंट्रेटेड हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। जब ये इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से हमें क्या लगती है? प्यास लगती है, तो वो कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। और मैंने बताया था जब हमारा ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाता है तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है एडीएच, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज होता है और ये क्या कराता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया है। जिसकी वजह से वाटर ज्यादा ब्लड के अंदर आएगा तो वाटर की जो कमी, ऑस्मोलैरिटी जो बढ़ी हुई थी वो अब क्या होने लगेगी? आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। कीमो रिसेप्टर कहाँ होते हैं? हमारी नेजल एपिथेलियम में होते हैं कि नाक के अंदर होते हैं। दूसरे वाले जिनको क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो स्मेल को सेंस करते हैं। और कीमो रिसेप्टर एक और होते हैं जो हमारी टंग के अंदर पाए जाते हैं, जो टेस्ट को सेंस करते हैं, उनको हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर हमारी आँख के अंदर होते हैं जो कि लाइट को रिसीव करते हैं, लाइट स्टिमुलस को, जिसके अंदर जो कि कान के अंदर हमारे होते हैं रॉड्स एंड कोन। रॉड्स वो होती है जब अंधेरा हो जाता है तो हमें थोड़ा बहुत जो दिख रहा होता है नाइट विजन के अंदर, तो वो रॉड्स डिटेक्ट करके हमें उसकी इमेज दिखा रही होती है। यानी कि हमारी आँख ने, अगर हमें कोई चीज़ दिख रही है वो कैसे दिख रही है? हमारी आँख के अंदर जो रिसेप्टर है, कौन से रिसेप्टर? फोटो रिसेप्टर। इसको रिसीव करते हैं, ब्रेन को मैसेज देते हैं। ब्रेन क्या करता है? हमें वैसी वो इमेज बना के दिखा रहा होता है। तो रॉड्स और कोन्स के जरिए ऐसा होता है। रॉड्स में क्या होता है? अंधेरे में और डिम लाइट में हमें इमेज दिख रही होती है, और कोन्स क्या होती है? वो जो कलरफुल लाइट वगैरह होती है, रोशनी में जो हमें इमेज दिख रही होती है वो कोन्स दिखाती है। सेंसरी इनपुट कहाँ से आता है? हमेशा रिसेप्टर से आता है। मैंने कहा था रिसेप्टर क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन ही होते हैं। इसको रिसीव कौन करता है? ब्रेन रिसीव करता है। ब्रेन क्या करता है? उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है, समझता है, जवाब तैयार करता है। किस न्यूरॉन को इस्तेमाल करके? इंटर न्यूरॉन को। फिर इंटर न्यूरॉन मैसेज किसको दे देते हैं? इफेक्टर को। इफेक्टर क्या होते हैं? मसल होते हैं या ग्लैंड होते हैं। इफेक्टर क्या करते हैं? बदले में रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं स्टिमुलस को। जैसे कोई चीज़ मेरे हाथ पर गर्म लगी, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आएगा दिमाग तक, दिमाग पे बदले में क्या देगा? इफेक्टर को रिस्पॉन्स देगा कि हाथ हटा लो। तो इस इफेक्टर ने रिस्पॉन्स दिया किसको? स्टिमुलस को। स्टिमुलस क्या था? वो गर्म चीज़ थी। इफेक्टर रिसीव करता है कमांड। इफेक्टर का क्या रिसीव करता है? कमांड कि उसको किस तरह से काम करना है। रिसीव कहाँ से करता है कमांड? नर्वस सिस्टम से, जो कि इसको रिस्पॉन्स, जिसके नतीजे में क्या करता है? रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। तो मैंने यहाँ बताया था 3 तरह के न्यूरॉन हैं, सेंसरी, इंटर और मोटर। अब यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है कि ये क्या है? सेंसरी रिसेप्टर है हमारी आँख के अंदर। हमारी आँखों ने कुछ देखा, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज दिया किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन के अंदर। अब ब्रेन के अंदर देखो इंटीग्रेशन हो रही है। इंटीग्रेशन इसने पहले पढ़ा, समझा, फिर जवाब तैयार किया। इंटीग्रेशन का एक और मतलब है कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करके रखते हैं। इंटीग्रेशन के नतीजे में अब इसने मोटर न्यूरॉन को मैसेज दिया, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन क्या हो गए? कनेक्ट। और इंटीग्रेशन करवाता कौन सा न्यूरॉन है? इंटर न्यूरॉन, जो ब्रेन में पाया जाता है। अब यहाँ मोटर आउटपुट गया। मोटर आउटपुट किसको गया? मसल या ग्लैंड को। तो यहाँ पर मसल को गया जो कि अफेक्टेड है। जैसे इसने कुछ अजीब सा देख लिया, कुछ खतरनाक, जैसे ये कोई है इंसान जिसने किसको देख लिया? शेर को देख लिया। अब इसने शेर को देखा तो इसके सेंसरी रिसेप्टर ने ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन ने वो इमेज बनाई कि इसने कुछ खतरनाक चीज़ देख ली। अभी मोटर न्यूरॉन के बदले में हमारे लेग्स को मैसेज आएगा कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो ये है इसके बारे में। सेंसरी रिसेप्टर कहते हैं इसको। ये सेंसरी इनपुट जा रहे हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई मैसेज अगर दूर जाता है, हमारी सेंटर से दूर, तो उसको हम कहते हैं पेरीफेरी। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जरिए जाते हैं यानी कि यहाँ से कुछ केबल्स की तार होती है जो यहाँ तक एंड तक मैसेज लेके जाते हैं। इसका आगे डिटेल में भी है, यहाँ डायग्राम भी बनी हुई है, वो काफ़ी आगे है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये रहा,
ये रहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर क्या होता है, सारे इंटर न्यूरॉन, यहाँ से जो न्यूरॉन जा रहे हैं वो सेंसरी न्यूरॉन जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो मैसेज जा रहा होता है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए। अब इतना दूर यहाँ तक मैसेज भेजने और यहाँ से मैसेज को रिसीव करना तो किसके जरिए जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जरिए। जो बीच में वो सेंट्रल और जो साइड में जो केबल्स और तार और नर्व्स वगैरह उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आगे डिटेल में भी आएगा। यहाँ आगे कुछ लिखा है कि मैसेज कौन रिसीव करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन रिसीव करके उनके नर्व एंड तक जाता है या किसी ऑर्गन तक जाता है। सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ पे जाता है, वो इंटर न्यूरॉन। नर्व इम्पल्स कहाँ जाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। किसके जरिए जाती है, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जाती है। सेंसर कहाँ कहाँ होते हैं, आई है, एयर है, मसल है, स्किन है और बॉडी के और भी कंपोनेंट हैं जो मैसेज को रिसीव करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाते हैं सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। उसके बाद क्या होता है, इंटर न्यूरॉन उस मैसेज को पढ़ते हैं और इफेक्टर ऑर्गन मैसेज को रिसीव करता है कहाँ से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए विया मोटर न्यूरॉन। तो ये एक इसका डिटेल था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो कि काफ़ी मैंने डेप्थ में बताया है कि कितने न्यूरॉन है, 3 है, सेंसरी है, इंटर है और मोटर है। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ होते हैं, हमारे सारे सेंस ऑर्गन पर, जैसे स्किन, एयर, आई, मसल, नोज। इंटर न्यूरॉन कहाँ होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और मोटर न्यूरॉन कहाँ होते हैं, मसल और ग्लैंड के अंदर आकर एंड हो रहे होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, और ये सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके किसके अंदर कन्वर्ट करता है, एक इम्पल्स, जो कि कौन सी इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर। अब इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करता है, सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन लेता है और मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। यानी कि यहाँ से इसने क्या रिसीव किया, मैसेज, और यहाँ पर इसने क्या इसको दिया, रिस्पॉन्स, कि तुम्हें किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। तो पढ़ा, समझा, जवाब तैयार किया और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करके भी रखा, इस वजह से इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। ये सारे काम करने के लिए, मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है, मेटाबॉलिज्म से। हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या बना रहा होता है, एटीपी। एटीपी कैसे बना रहा होता है, ग्लाइकोलाइसिस के जरिए।